तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। यहाँ आपको देखने को मिलने वाले हैं 100 प्रश्न, ठीक है। तो 100 प्रश्नों का ये सेट एमसीक्यू सीरीज जो चल रहा है आपके लिए खास चल रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी जो है आपके स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 की जो एग्ज़ाम होगी उसमें काफ़ी तरह से हेल्पफुल होगी। और साथ में आपकी बात करें तो बीपीएससी या फिर ईएमआरएस, तो सभी जितने भी प्रकार के संगीत परीक्षाएँ हैं, तो आप सभी के लिए यह सेशन जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ अंत तक और सारे प्रश्नों को देखिए। और प्रश्नों के साथ जो जिसकी व्याख्या होती है, तो उस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि वह तो दोस्तों लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन वाक्य जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो चलिए फटाफट आपसे एक उम्मीद है दोस्तों कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर देंगे। बस यह उम्मीद है आपसे। और दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 200 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बस इतने उम्मीद के साथ सेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे बढ़ने से जो हमारा पहला प्रश्न मिल रहा है वो कौन सा प्रश्न है? मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर रहता है? अगर बात कर ले मध्यम ग्राम में पंचम तो किस श्रुति पे, तो वो श्रुति हो जाता है मध्यम ग्राम की, वो 16वीं श्रुति पे रहता है। क्योंकि षडज में जो था, षडज ग्राम में 17वीं श्रुति 17वीं पे होता है, ठीक है। लेकिन एक श्रुति मध्यम ग्राम में उतर के 16वीं पे आ जाता है। बस इसी को प्रमाण श्रुति नाम दिया गया था, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे कैसा है प्रश्न, क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वर अध्वदर्शक के नाम से जाना जाता है? तो भैया अध्वदर्शक जो स्वर होता है वो क्या होता है? वो म होता है। म को अध्वदर्शक स्वर कहते हैं। क्योंकि देखिए, जिसको जैसे कि आप लोग ये देखिए, सा रे ग म प ध और नी। देखिए इधर का 3 स्वर, इधर का 3 स्वर, लेकिन बीच में कौन बच गया? म, ठीक है। ये आपके उत्तरांग और पूर्वांग का जो है डिसाइड करता है, ठीक है। तो यही बांटता है, तो मध्यदर्शक इसी को इसलिए कहा गया है म, ठीक है। आगे देखिए क्या है, वादी एवं संवादी के मध्य श्रुति अंतराल होता है। यानी वादी संवादी में कितनी श्रुतियों का अंतराल होता है? तो अगर बात कर ले वादी और संवादी में श्रुतियों का अंतराल, तो वो आपके 9 से 13 श्रुतियों का अंतराल होता है। वादी और संवादी स्वरों के बीच कितना होता है? वादी संवादी के बीच कितना होता है? 9 से 13 श्रुतियों का अंतराल होता है। अगर स्वर में बात करें तो इसकी दूरी 4 से 5 स्वर की होती है, ठीक है। और श्रुति 9 से 13, याद रखना है, स्वर 4 से 5 और श्रुति 9 से 13। आगे देखते हैं, कर्नाटकी ताल पद्धति में मुख्य कितनी तालें हैं? तो कर्नाटकी पद्धति जो है उसको मुख्य जो 7 ताले होते हैं, इसके कारण उसको क्या कहा जाता है? सप्त सुलादी, ठीक है। सप्त सुलादी कहा जाता है उसको, याद रखिएगा, सप्त सुलादी, ठीक है। किसको? क्योंकि 7 ताल है इसलिए इसको सप्त सुलादी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है हमारा, कितनी मुख्य तालें हैं? तो जवाब हो जाएगा हमारा 7। 7 मुख्य ताले हैं कर्नाटक संगीत पद्धति के। आगे देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? देखिए उत्तर प्रदेश वाले जो नृत्य है ना भैया, उत्तर प्रदेश का, तो वो कौन सा है? तो वो कथक नृत्य से उनका संबंध है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज कथक से है। और कथक कली में लोग क्या होता है, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश कथक आएगा, अगर कली लगा दे, उसमें कली जोड़ दे, तो भैया कली से क से केरला में चले जाइएगा, ठीक है। कथक कली जो है वो केरला का हो जाता है, मोहिनीअट्टम केरला हो जाता है। तो वो सब में बिल्कुल भी इधर उधर माइंड नहीं करना है, बस माइंड कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, तानपुरा को अधिकतर इन स्वरों से मिलाया जाता है। तो भैया किन स्वरों से मिलाया जाता है? आइए जरा देख लेते हैं। तो वो मिलता है किससे? तानपुरा प सा सा, यानी पहला तार जो होता है प से, उसके बाद दूसरा तार जो होता है सा से, फिर तीसरा तार होता है जो आपका किससे होता है? तार सा से, उसके बाद फिर चौथा सा से। तो ये तानपुरा मिलाया जाता है ऐसे, ठीक है। तानपुरा में वैसे अगर बात कर लें तो 4 तार होते हैं, याद रखिएगा, 4 तार, तानपुरा में 4 तार। और तानपुरा को मिजराव नहीं, तानपुरा को अंगुलियों द्वारा बजाया जाता है, ठीक है, अंगुलियों द्वारा। ये याद रखिएगा, तानपुरा को अंगुलियों द्वारा बजाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूज कहीं नहीं होना है। ऐसा ना सोचिएगा कि तार है, सितार को मिजराव से बजाते हैं तो इसको भी नहीं, ये अंगुलियों द्वारा बजता है। 8वां नंबर प्रश्न है हमारा कि षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पे है? देखिए षडज ग्राम की बात जैसे कि मैंने आपको बताया, मध्यम ग्राम में 16वीं थी, तो भैया षडज ग्राम में जो होगी आपकी श्रुति, तो वो कहाँ पे होगी? 17वीं श्रुति पे हो जाएगी। षडज ग्राम में पंचम जो है आपके 17वीं श्रुति पे आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑफ 17वीं श्रुति, ऑप्शन ए। आगे है, राग दरबारी कान्हड़ा किस थाट के अंतर्गत आता है? अगर राग दरबारी कान्हड़ा की अगर हम बात कर ले, तो राग दरबारी कान्हड़ा जो है वो किस थाट के अंतर्गत आएगा? वो आपके आसावरी थाट के अंतर्गत आता है, राग दरबारी कान्हड़ा, ठीक है। जौनपुरी भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। आसावरी, जौन, देसी, जौनपुरी से जौन, देसी, दरबारी, कौशिक, फिर आपका कान्हड़ा,
अड़ाना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जमजमा किस पर बजाया जाता है। तो जमजमा जो दोस्तों है वो किस पे बजता है, जमजमा सितार पे बजाया जाता है, ठीक है, जमजमा। आगे देखते हैं, राग में कौन से दो स्वर एक साथ वर्जित नहीं होते हैं। देखिए राग का नियम आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कौन सा दो स्वर जो है वो एक साथ वर्जित नहीं होता है। तो दो स्वर जो एक साथ वर्जित नहीं होता है वो कौन सा है, वो आपके हो जाएंगे एक साथ वर्जित नहीं हो सकते, तो हो जाएगा आपका म और प जो हो जाएगा आपका एक साथ वर्जित नहीं होता है, ठीक है। और सा जो है वो कभी वर्जित नहीं होता है, क्योंकि ये इसको सा को क्या कहा जाता है, आधार स्वर माना जाता है सा को। और प्राचीन काल में जो आधार स्वर माने जाते थे वो मध्यम को, ठीक है, प्राचीन काल की बात कर रहा हूँ मैं। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है। एक मिनट, ये भाई ये ठीक नहीं लगता है, ये बीच में नहीं आना चाहिए इसको। 12 नंबर प्रश्न हम लोग को देखना है ना। चलिए अब 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राग को हिजाज भैरव के नाम से जाना जाता है। तो हिजाज भैरव तो भैया आपका हिजाज भैरव वो क्या हो जाएगा, आपका नट भैरव हो जाएगा, ठीक है। हिजाज भैरव तो नट भैरव। आगे देख लेते हैं, आसावरी राग में कौन कौन से स्वर कोमल लगते हैं। देखिए आसावरी अगर राग की बात करें तो इसमें ग ध और नी जो होता है वो कोमल होता है, ग ध नी। आसावरी क्या होता है, गधनी, गधनी होता है आसावरी। तो बस इस थॉट से थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, आसावरी गधनी, ठीक है, गधनी। आसावरी क्या है, गधनी है, कोमल। आगे देखते हैं, बाकी तो सब शुद्ध है। 14 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि राग थाट राग पद्धति के अंतर्गत कितने आश्रय राग होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, संगीत पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि आश्रय राग कितने हैं, 10 हैं, क्योंकि ये तो बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत रिपीट हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न जो है दोस्तों आएगा आप लोग के लिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग से उम्मीद है कि अब तक वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, क्योंकि सेशन करने में मज़ा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए कमेंट करके बता ही दीजिए आप कि मज़ा आ रहा है ना, यस या नो भी लिख दीजिए जो लिखना है। मज़ा आ रहा है तो यस लिखिए, मज़ा नहीं आ रहा है तो नो लिखना है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। उठान किस घराने की विशेषता है। अगर उठान के बारे में अगर बात हो रही हो तो किस घराने की विशेषता बताई जाती है। तो उठान जो है दोस्तों ये किस घराने की है, तो फटाफट इसको हम लोग देख लेते हैं। उठान जो है आपके बनारस घराने की विशेषता मानी जाती है। कौन सा, बनारस घराने की विशेषता है उठान। अगला प्रश्न है, पंडित कंठे महाराज का संबंध किस वाद्य से है। अगर पंडित कंठे महाराज की बात करें तो कंठे महाराज के संबंध जो हो जाएंगे वो तबला वाद्य से हो जाएगा, ठीक है। पंडित कंठे महाराज तबला से संबंधित है। आगे देखिए, किस थाट में रे ग ध कोमल व म तीव्र होता है, ठीक है। रे ग और ध ये आपका कोमल और ये म जो होता है आपका तीव्र होता है। तो किस में हो जाएगा ये, इसका जवाब क्या हो जाएगा, जवाब फटाफट इसको लिखना है तो ये आपके हो जाएंगे तोड़ी में, ठीक है। रे ग म ध, म वहाँ पे क्या होता है, तीव्र हो जाता है, और बाकी सब रे ग ध क्या होते हैं, कोमल, और म तीव्र, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है कि रजा खानीगत, ठीक है, रजा खानीगत जो है उसमें बोल जो होते हैं निश्चित बोल के रूप में, तो वो कैसा बोल होता है, कौन से बोल निश्चित रूप से होते हैं, तो दारा दारा, ठीक है, दारा दारा, रजा खानी में दारा दारा। और ये आपका अगर बात कर लें दारा दा रदा रदा, ठीक है। और ये आपकी अगर मस्जिद खाने की बात करेंगे तो उसमें कौन सा हो जाएगा, दिर दा रा दा रा, वो होता है। आगे चलिए 19 नंबर प्रश्न, निम्न में से अचल स्वरों के नाम क्या है। देखिए अचल स्वर वो स्वर जो कि चलते नहीं हैं, अपने स्थान पे ही बने हुए रहते हैं। तो वैसे दो स्वर हैं जिनको सा और प कहते हैं, ठीक है, न ये कोमल होते हैं न तीव्र होते हैं। तो सा प अचल, बाकी सब जो क्या होते हैं चलते हैं, तो उसको चल। आगे देखिए, हारमोनियम एक क्या है। तो हारमोनियम भैया क्या है, हारमोनियम हवा से बजने वाला है ना, भट्टी दौकनी वो सब उसमें लगा हुआ होता है। तो वो जो है हारमोनियम जो है आपके सुशीर वाद्य के अंतर्गत आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। अगर गीत गोविंद की बात करें तो रचनाकार इसके जयदेव माने जाते हैं, जयदेव, इसको बोलते हैं जयदेव, ठीक है। गीत गोविंद की रचना कब हुई थी, 12वीं सदी में मानी जाती है। और यह जो है आपके क्या बोलें, इसमें तो आधुनिक काल का प्रबंध का ये क्या ग्रंथ माना जाता है। ये प्रबंध गायकी के संबंधित जो है ग्रंथ है गीत गोविंद, ठीक है। आगे देखिए, किसी भी ताल के एक पूरे चक्र को क्या कहते हैं। किसी भी पूरे ताल के एक पूरे चक्र को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आवर्तन, ठीक है, उसको आवर्तन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटकी संगीत पद्धति में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं। तो शुद्ध स्वर सप्तक भाई वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका
कनकांगी। कर्नाटकी संगीत पद्धति में शुद्ध स्वर सप्तक को कनकांगी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से 14 मात्रा का ताल है। कौन सा ताल है 14 मात्रा का? 3 ताल, 16 मात्रा, धमार ताल, 14 मात्रा जी। और आगे देख लेते हैं झपताल। झपताल कितना? 14 मात्रा। सूलताल कितना? सूल या सुल्फाक 10 ताल। तो ये आपके हो जाएंगे झपताल, सॉरी 1 मिनट माफ़ कीजिएगा मुझे, झपताल 10 मात्रा, झपताल 10 मात्रा। ठीक है, झपताल 10 मात्रा। उसके बाद अगर बात कर ले झपताल की, झपताल तो हो गई, 10 मात्रे की ताल हो गई। उसके बाद अगर हम बात कर ले और भी ताल होते हैं, बहुत सारे ताल होते हैं, जिसमें कि आपको जैसे कि झुमरा ताल हो गया वो भी 14 मात्रा के, आड़ा चार ताल हो गए वो भी 14 मात्रा के, 3 ताल हो गए 16 मात्रा, टप्पा हो गया 16 मात्रा, पंचम सवारी हो गया 15 मात्रा। तो इस तरह से तो हमें क्या पूछा जा रहा है 14 मात्रा का ताल कौन है? ये हमारा हो जाएगा धमार ताल। ठीक है, धमार कितना का होता है? धमार जो होता है धमार ताल वो कितना? 14 मात्रा का ताल होता है। ठीक है, सही जवाब धमार। आगे देखिए, प्रथम श्रुति का क्या नाम है? अगर प्रथम श्रुति के नाम पूछे तो पहला श्रुति का क्या नाम है? पहले श्रुति को क्या बोलते हैं? पहले श्रुति को बोलते हैं तिवरा। तिवरा उसका प्रथम श्रुति का नाम है। इस तरह से आप लोग 22 श्रुति का नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, तिवरा, कुमुदती, मंद्रा, छंदोवती, दयावती, रजनी, ऋक्तिका, रौद्री, क्रोधा, उसका फिर वर्णिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मंदनी, रोहिणी, रम्या, उग्रा और क्षोभिणी। इस तरह से फटाफट जो है जुबान पे 22 श्रुति के नाम होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। नारायण मोरेश्वर खरे शिष्य थे, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे नारायण मोरेश्वर खरे जो थे इसके गुरु कौन थे? ठीक है, यही है। तो नारायण मोरेश्वर खरे के गुरु की अगर हम बात करें तो एक कौन थे? विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये ओमकारनाथ ठाकुर जी के भी गुरु थे। ठीक है, नारायण मोरेश्वर खरे किनके शिष्य थे? तो प्रश्न ऐसे, तो किनके शिष्य? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के। और इनके नारायण मोरेश्वर के गुरु कौन थे? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, पलुस्कर जी ओमकारनाथ के भी प्रमुख शिष्य थे, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मैहर घराने से संबंधित कलाकार नहीं है? देखिए, घराना बताना है, इसमें से कौन जो है आपके मैहर घराने से संबंधित कलाकार नहीं है। ठीक है, ये जो है आपके अगर हम बात कर ले तो ये जो है आपके अली अकबर खां मैहर घराने से हैं, पंडित निखिल बनर्जी मैहर घराने से हैं, आशीष खां की बात करें तो ये भी मैहर घराने से हैं, लेकिन उस्ताद अहमद जान थिरकवा, ठीक है, ये तबला वादक हैं, याद रखिएगा। अहमद जान थिरकवा इनका जन्म जो हुआ था मुरादाबाद में माना जाता है, मुरादाबाद में हुआ था अहमद जान थिरकवा का। ये मैहर घराने से संबंधित नहीं है। आगे देखिए, बृहदेसी के लेखक कौन है? बृहदेसी की अगर बात करें तो बृहदेसी के लेखक मतंग मुनि है। ठीक है, बृहदेसी के लेखक मतंग मुनि माने जाते हैं। और मतंग मुनि ने किस वीणा का आविष्कार किया? ये आपके किन्नरी वीणा का। ठीक है, किन्नरी वीणा का आविष्कार किया, लेकिन बजाते थे कौन? चित्रा वीणा। मतंग मुनि कौन वीणा बजाते थे? चित्रा वीणा। आविष्कार किसका किया? किन्नरी वीणा का। ठीक है, ये सब बात रखिएगा याद, क्योंकि यही सब जो है आपके एग्जाम का समाधान होने वाला है। यही सब प्रश्न आपको निकालेगा बाहर, यानी कि कहने का मतलब उस दलदल से, जिस दलदल में अभी हैं उस दलदल से बाहर निकालेगा, यानी कि जो है आपको अच्छे जगह प्रदान करेंगे। तो ये सब प्रश्न जो है आपको याद होने चाहिए, याद रखिए। देखिए, अगला प्रश्न है चतुसरणा, यानी सरना चतुष्टय के बारे में। चतुसरणा पद्धति के कितने सोपान हैं? तो देखिए, सरना चतुष्टयी पद्धति के कितने? 4 सोपान, 4 बार किया गया ना, 4 बार उतारे गए। पहला में क्या मिला? प्रमाण श्रुति। दूसरा में क्या हुआ? 4 श्रुति सिद्ध हुआ। तीसरा में 6 श्रुति सिद्ध हुआ और चौथा में 12 श्रुति सिद्ध हुआ। इस तरह से 4 श्रुति पहले, दूसरा में 6 श्रुति तीसरा और 12 में यहाँ पे, और यहाँ पे प्रमाण श्रुति पहला में प्रमाण। तो इस तरह से 4, 6, 10 और 12 22 श्रुति सिद्ध किए गए थे। ठीक है, भरत जी के द्वारा। आगे देखिए, आगे क्या है प्रश्न? ग प ध नि प प म ग म रे सा स्वर संगति किस राग की है? तो ये आपको राग जो बताना है, ये किसकी है स्वर संगति? अलहैया बिलावल की स्वर संगति है। ठीक है, अलहैया बिलावल। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? धमार ताल में कितने विभाग होते हैं? अगर धमार ताल के अगर हम विभाग की बात कर ले तो धमार में 14 मात्रा होते हैं जी। धमार ताल में कितने मात्रा? 14 मात्रा होते हैं, लेकिन अगर विभाग की बात करें तो इसमें 4 विभाग हो जाएंगे। ठीक है, 4 विभाग हो जाएंगे आपके धमार में। ठीक है, और इसमें कितनी ताली होती है? तालियों की बात कर ले तो ताली आपके कितने हो जाएंगे इसमें धमार में? धमार में आपके ताली अगर बात करें तो इसमें हो जाता है शायद मेरे ख्याल से, चलिए मैं बता ही देता हूँ, याद थोड़ा सा कर रहा हूँ। धमार 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 यार, ये हो जाता है इसमें धमार 14 मात्रा की ताल तो है, बिल्कुल है। थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग माइंड से निकल गया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा होता है कभी कभी ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है?
अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? क्योंकि दोस्तों देखिए क्या होता है ना, कभी कभी कि बहुत सारा चीज़ें जो है माइंड में चलती रहती है, तो कभी बहुत बढ़िया से जो आया हुआ चीज़ भी रहेगा ना, तो वो क्या होता है कि थोड़ा सा छुप जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी छुप गया है, वो आएगा। अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए अभिनव राग मंजरी की अगर हम बात कर ले तो इसकी पुस्तक की, तो इसके लेखक कौन माने जाते हैं? अभिनव राग मंजरी की पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका जो जवाब हो जाएगा, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विष्णु नारायण भातखंडे। भातखंडे जी इसके राइटर हैं। और इनका कौन कौन सा पुस्तक है? इनका बहुत सारा पुस्तक है, याद रख लीजिएगा सर, ठीक है। चलिए, ये आपने अभी देखा अभिनव राग मंजरी, उसके बाद फिर अगर बात कर लें और कौन कौन सा है, स्वर मालिका वगैरह, तो वो सब है इन्हीं के। आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, प रे ग रे नी ध नी रे सा। ये आपके जो है ऊपर में मीड लगाया हुआ है एक तरह से, ये नहीं नहीं मीड नहीं होगा, नहीं होगा तभी तो यहाँ पे आएगा ना, नहीं होगा ये, तभी तो यमन का स्वर बनेगा, ये यमन का है, ठीक है। प रे ग रे नी ध नी रे सा, ये किसका है? ये आपके यमन का पकड़ है, स्वर समूह जो है यमन का है। आगे देखिए अचल स्वर कितने होते हैं? अगर अचल स्वर की बात कर ले तो अचल स्वर कितने होते हैं? अचल स्वर 2 होते हैं, ठीक है, जो कि आपके चलते नहीं है। कौन कौन से? सा और प, ये चलते नहीं है, बाकी सब जो है ये अपने शुद्ध फॉर्म में ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तानसेन के गुरु कौन थे? देखिए तानसेन के अगर गुरु की बात कर ले तो स्वामी हरिदास जी थे, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं, ये स्वामी हरिदास बैजू बावरा के भी गुरु हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बैजू बावरा के गुरु हैं स्वामी हरिदास। आगे देखते हैं राग खमाज की जाति क्या है? देखिए खमाज की जाति के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो राग खमाज की जाति क्या है? तो जाति इसकी हो जाती है साड़व संपूर्ण, जाति इसकी साड़व संपूर्ण हो जाती है। अगर वादी संवादी की बात करें खमाज की, तो वादी ग और संवादी नी हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, वादी ग संवादी नी। आगे एक प्रश्न है, षडज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं हैं? तो षडज ग्राम हो या मध्यम ग्राम हो या आपके गांधार ग्राम हो, तो मूर्छनाएं जो है प्रत्येक ग्राम से 3 ही बनती है। तो सही जवाब, सॉरी 7 ही बनती है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7। तीनों ग्राम से 7-7 मूर्छनाएं, यानी कि टोटल 21 मूर्छना होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न है, उदात अनुदात और स्वरित में कौन सा जो है सही क्रम है? तो उदात मतलब हम किस लिए प्रयोग करते हैं? उदात जो है ऊंचा के लिए, अनुदात नीचा के लिए, और स्वरित जो होता है वो बीच में, यानी कि मध्यम। तो सही क्रम हो जाएगा ऊंचा नीचा और मध्यम, उदात अनुदात और स्वरित। आगे देखते हैं, अलंघन प्रकार है। देखिए अलंघन यानी कि बिना लांघे हुए, यानी बिना लांघे हुए सबको लेके चलेंगे, जब सबको लेके चलेंगे तो बहुत हो जाएगा ना, बहुत सारे हो जाएंगे, तो ये सही क्या हो जाएगा जवाब इसका? बहुत्व, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बहुत्व। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 40 नंबर, पंडित किशन महाराज किस वाद्य से संबंधित हैं? तो किशन महाराज की अगर बात कर ले तो किशन महाराज का जो संबंध है वो तबला से संबंध है, तबला वादक है ये। आगे प्रश्न है 41 नंबर का है कि राग में कम से कम कितने स्वर होने आवश्यक हैं, या कम से कम कितने स्वर प्रयोग होना आवश्यक है? तो कम से कम वाली बात तो 5 स्वर होना आवश्यक है जी किसी राग में, और अधिक से अधिक 7 स्वर होना आवश्यक है किसी राग में। आगे है, ग ध नि कोमल युक्त थाट कौन है? देखिए ग ध नि, तो ग ध नि जो कोमल लगता है वो किसमें? आसावरी में लगता है, ठीक है, ग ध नि किसमें? कोमल आसावरी में। अगला प्रश्न है कि कौन से राग का स्वर समान है? तो स्वर जो है समान वाले राग को पहचानना है, तो इसमें आपकी अगर बात करें तो भूपाली और देशकर का स्वर एक समान हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध वंदे मातरम रचना किस राग में आधारित है? तो किस राग में वंदे मातरम? तो देश में, हमारे देश का है ना वंदे मातरम, तो देश राग में है, ठीक है, देश राग में, याद रखिएगा, देश, देसी को नहीं याद करना है, देश को। अगला प्रश्न 45 कि उत्तर भारतीय संगीत में कुल कितने विकृत स्वर हैं? तो विकृत स्वरों की अगर हम बात कर लें तो विकृत स्वर कितने हो जाएंगे? विकृत स्वर 5 हो जाएंगे, और शुद्ध स्वर 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, श्रुतियों की संख्या कितनी होती है? तो श्रुतियों की संख्या अगर बात करें तो 22 होता है, जैसे कि मैंने अभी पीछे जो है नाम बताया है 22 श्रुतियों का, कि कौन कौन सा उसका नाम है, उसको आप लोग याद कर लीजिए। आगे देखिए अगला प्रश्न है 47 कि विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में तार सप्तक में क्या चिन्ह होता है? कैसा चिन्ह तार सप्तक में दर्शाया जाता है? तो तार सप्तक के लिए जो चिन्ह दर्शाया जाता है विष्णु दिगंबर पलुस्कर में, देखिए ऐसे दर्शाया जाता है तार सप्तक के लिए, यहाँ पे और यहाँ पे उल्टा हलंत, ठीक है, ये इस तरह का उल्टा हलंत जो है तो आपको दिखाया जाएगा। फिर रे आप लिखेंगे तो रे में भी क्या होगा, ऐसे यहाँ पे ये उल्टा हलंत टाइप का ये रहता है, इस तरह से तार को दिखाया जाता है। मैं इसमें बना नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाया उस तरह से, तो इसलिए आप लोग देखिएगा उसको कि कैसे रहता है, ठीक है, ऊपर में रहता है वो इस टाइप का, ऊपर में। चलिए आगे देख लेते हैं, वहाँ पे क्या है 48 नंबर का प्रश्न है कि प्रातःकालीन राग
देखिए प्रातःकालीन राग की अगर हम बात कर ले तो प्रातःकालीन राग यहाँ पे आपको दिया गया है, कौन कौन सा है। यहाँ पे बात करें कल्याण नहीं होगा, जौनपुरी नहीं होगा, हमीर नहीं होगा। देखिए कल्याण जो है आपके ये तो हो जाते हैं कब, नाइट के फर्स्ट पहर में, रात्रि के प्रथम पहर में कल्याण गाया जाता है। जौनपुरी दिन के दूसरे पहर में गाया जाता है। अगर हमीर की बात करें तो हमीर जो है आपका, ये भी आपका क्या होता है, नाइट के पहले पहर में, यानी रात्रि के पहले पहर में गाया जाता है। चलिए एक प्रश्न आपसे कर लेते हैं कि दरबारी कब गाया जाता है, ठीक है। दरबारी का गायन समय कब है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। यह तबले पर नहीं बजता है, यानी कौन तबले पे नहीं बजता है भाई, तो बताना है। गमक तबले पे नहीं बजता है। गमक कितने प्रकार के होते हैं, गमक 15 प्रकार के होते हैं। त्रिप गमक, हुम्पित गमक, प्लावित गमक, तो ये सब गमक जो है गमक के प्रकार हैं। तो ये सब जो है आपके क्या हैं, नहीं बजते हैं तबले पे, ये बजाया नहीं जाता है। ये जो कंपन करते हैं ना स्वर को, वही गमक होता है। अब आते हैं हम लोग, अर्धशतक मार दिए हैं, 50 नंबर पे पहुंच गए हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि मसीत खानी गत किस लय में बजाई जाती है। तो मसीत खानी गत की अगर हम बात कर ले तो किस लय में बजाई जाती है, तो मसीत खानी गत जो है वो आपके विलंबित में बजती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे दिल्ली बाज भी कहा जाता है। विलंबित गत में बजती है मसीत खानी गत को दिल्ली बाज भी कहा जाता है, दिल्ली गत भी। चलिए अगला प्रश्न है 51 नंबर की, घुंघरू किस वर्ग का वाद्य है। घुंघरू की बात करें तो ये आपका हो जाएगा घन, क्योंकि ये धातु का बना होता है और इसको जो है पीटने पे बजता है, या फिर जब देखते हैं पैर में जब बांध के नाचते हैं तो उसमें क्या होता है, घुंघरू के अंदर में एक छोटा सा कुछ डाला हुआ रहता है जो कि वो जो टकराता है अंदर में ही, तो क्या होता है, आवाज़ करता है। और उसके बाद फिर अगर नहीं तो उसमें बहुत सारे जो नाचते हैं लौंडा वगैरह, तो वो क्या करते हैं, घुंघरू बांध लेते हैं और वो छन छन करते हैं। तो वो जब पैर को पटकते हैं तो आपस में जब टकराता है तो आवाज़ निकलती है ना, तो वही टकराने से जो होता है वो कौन सा, घनवाद। आगे है किस नंबर, ये 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समुदाय तोड़ी अंग को दर्शाता है। तो तोड़ी के लिए जो दर्शाने वाला जो अंग है वो कौन सा स्वर समुदाय होगा, तो रे ग रेसा जो है आपके तोड़ी अंग को दर्शाता है, रे ग रेसा। आगे देख लेते हैं 53 नंबर का प्रश्न है कि राग में अभिर्भाव से क्या अभिप्राय है। देखिए अभिर्भाव से अगर अभिप्राय यहाँ बात करें ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ हो जाएगा राग की पुनः स्थापना, यानी कि जो आप राग में गा रहे हैं, राग में हैं अपने राग में, तो दूसरे राग में क्या किए, दूसरे राग में चले गए, तो ये आपका तिरोभाव हो गया, और फिर वापस इसकी छाया दिखाकर अपने राग में जो आ जाते हैं वही होता है अभिर्भाव, ठीक है। आगे है गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना किसने की। तो गंधर्व महाविद्यालय की अगर हम बात कर ले तो इसकी स्थापना पलुस्कर जी ने की। कहाँ, 1901 ईस्वी में, लाहौर में। लाहौर जो कि वर्तमान में भी पंजाब में पड़ता है, और इसकी दूसरी शाखा जो खोली गई 1908 ईस्वी में, कहाँ, बम्बई में आ गए, ठीक है, बम्बई में। अब देखिए अब अगला प्रश्न जो है हमारा 55 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संगीत का मूलभूत स्वर क्या है। तो भारतीय संगीत के अगर मूलभूत स्वर की बात कर ले तो सा है आज के डेट में, ठीक है, आधार स्वर सा है। लेकिन प्राचीन में जैसा कि हमने बताया म था, क्या था, प्राचीन में म था। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, राग असावरी का वादी स्वर क्या है। देखिए वदी लिखा गया लेकिन आप लोग वादी समझ लीजिएगा, बहुत बहुत अच्छा। चलिए राग असावरी का वादी स्वर जो है आपका क्या हो जाता है, वादी संवादी की बात कर ले तो वादी हो जाता है ध और संवादी ग। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वादी पूछ रहा है, इसका ध हो जाएगा वादी। और इसका गायन समय जो होता है असावरी का दिन का दूसरा पहर में होता है। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा बिहार का प्रसिद्ध संगीत घराना है। तो बिहार के अगर संगीत प्रसिद्ध घराने की हम बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अनुसार आपका बेगूसराय हो जाएगा, ठीक, ये सॉरी बेतिया घराना हो जाएगा, ठीक है। बेतिया घराना जो है इनमें से जो है बिहार का प्रसिद्ध घराना जो कि ध्रुपद के लिए माना जाता है, और मैंने इसके बारे में बताया भी है, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। बेतिया घराना और दरभंगा घराना के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया, उसमें से जुड़े लोग भी कौन कौन है वो भी मैंने उससे में बता दिया है, और बिहार की संगीत पे भी चर्चा हुई है उस वीडियो में, जाके आप लोग देख लीजिए। देखिए 58 नंबर प्रश्न है कि राग यमन किस थाट से संबंधित है। अगर यमन की बात करें तो यमन कल्याण, ठीक है, यमन कल्याण, तो ये कल्याण थाट से संबंधित राग माना जाता है यमन। अगला प्रश्न है ताल गझंपा, ये आपका नाल गझंपा लिखा गया है, मिस प्रिंटिंग थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। ताल गझंपा में कितनी ताली होती है। तो गझंपा ताल में अगर हम ताली की बात कर ले तो वो आपके ताली हो जाते हैं कितने, 3 ताली होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं गझंपा ताल में, ये आपके 1, 5 और 12, 1, 5 और 12 पे ताली होते हैं, यानी 3 ताली। और खाली की बात कर ले तो 9वीं मात्रा पे खाली होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस राग में नी स्वर को नी स्वर का केवल एक ही रूप प्रयोग होता है। देखिए नी स्वर का केवल एक ही रूप प्रयोग होता है किस राग में।
तो किस राग में? ये जो हमारा राग हो जाएगा ये सोहनी। सोहनी में केवल एक ही नी का प्रयोग होता है, ठीक है, और बाकी में दोनों नी का प्रयोग माना जाता है, दोनों नी का प्रयोग होता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न 86 नंबर कि सॉरी 86 कहते हैं 61 नंबर कि द्वादश स्वर मूर्छना का आविष्कार किसने किया? द्वादश स्वर मूर्छना के आविष्कार की अगर हम बात कर ले तो द्वादश स्वर मूर्छना का आविष्कार मतंग ने किया है। मतंग के पुस्तक का नाम क्या है? बृहदेशी, ठीक है। औडव जाति में कितने स्वर होते हैं? देखिए औडव जाति की अगर बात करें तो औडव जाति में 5 स्वर होते हैं। औडव में 5, साडव की बात कर ले साडव में 6, और संपूर्ण में बात करें तो संपूर्ण जाति में कितने? संपूर्ण जाति में 7 स्वर होते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्या है? पूर्वांग प्रधान राग कौन है? देखिए पूर्वांग प्रधान राग की अगर बात हो रही है तो इनमें से किसको माना जाएगा? ये आपके भूपाली जो है पूर्वांग प्रधान राग माना जाता है, भूपाली को। अगला प्रश्न है जय जयवंती किस श्रेणी का राग है? तो भैया श्रेणी अगर बात करें तो संकीर्ण नहीं है, छायालग नहीं है, विकृत नहीं है, ये आपके परमेल प्रवेशक राग हैं, ठीक है। जय जयवंती परमेल प्रवेशक राग है। अगला प्रश्न है 3 ताल की 9वीं मात्रा को क्या कहते हैं? देखिए 3 ताल में मात्रा होते हैं 16। 3 ताल में कितनी मात्रा? 16 मात्रा। विभाग होते हैं इसमें 4, विभाग 4। अगर 9वीं मात्रा की बात कर ले तो 9वीं मात्रा पे ये खाली आ जाता है इसमें, ठीक है। 9वीं मात्रा पे क्या हो जाता है? खाली आ जाता है। और बात कर लें ये आपके 1, 5 और 13, 3 पे, ये 3 क्या है? 3 ताली हैं, 3 ताली हैं पहली मात्रा पे, और 5वीं मात्रा पे, और 13वीं मात्रा पे ताली। और बात कर ले तो 9वीं मात्रा पे इसका खाली हो जाएगा, और ये अब खाली होता है। चलिए आगे है 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा औडव जाति का राग नहीं है, ठीक है। देखिए प्रश्न को हमेशा आप लोग पढ़ा कीजिएगा, ये नहीं तो ऐसा ना हो कि डायरेक्टली आप लोग इतना ही में कौन सा औडव जाति पढ़ के छोड़ दिए, फटाक से मार दिए, इधर इधर कहीं भी लगा दिए। तो ऐसा नहीं करना है, पूरा प्रश्न को आप लोगों को एग्जाम में पढ़ना है, क्योंकि आगे जाके नहीं भी हो जाता है, ठीक है। तो नहीं पूछ रहा है तो कौन सा नहीं है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? औडव जाति का कौन सा नहीं है? तो इसमें जो जवाब होने वाला है वो आपका हो जाएगा कौन सा? चलिए फटाफट कौन कौन सा, अगर हम बात कर ले दुर्गा की तो ये तो आपके औडव जाति का राग माना जाता है, ठीक है। औडव जाति का राग माना जाता है। आपकी अगर बात कर ले हम खमाज की तो ये औडव जाति का राग नहीं है। भोपाली तो औडव होता है, कलावती औडव ही होता है शायद। तो चलिए ये आपका यहाँ पे जो नहीं वाला होगा वो आपका खमाज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, खमाज हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 67 नंबर जो है सितार पर बजाने वाली विलंबित गत को क्या कहते हैं? तो सितार पर जो बजाई जाने वाली विलंबित गत जो होती है, विलंबित को क्या होता है? विलंबित मसीद खानी हो जाता है, ठीक है। विलंबित मसीद खानी बजता है और द्रुत में रजा खानी बजता है। देखिए आगे देखिए 68 नंबर क्या है? सितार में कितने तार होते हैं? तो सितार में अगर तारों की बात कर ले तो 7 तार होते हैं सितार में। पहले तार को क्या कहते हैं? पहले तार को बाज का तार, ठीक है। और आपके दूसरे और तीसरे तार को क्या कहते हैं? जोड़ी का तार। ये दूसरा और तीसरा जोड़ी का तार। उसके बाद फिर अगर हम बात कर ले तो चौथा तार, इसको कुछ नहीं कहते हैं। 5वां होता है उसको लर्ज का तार कहते हैं। छठा तार को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चिकारी का तार। और 7वां जो है पपैया का तार कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग, ये जो है आपका जोड़े का तार दूसरा तीसरा होता है, पहला बाज। तो इस तरह से ये तार के नाम भी पूछे जाते हैं दोस्तों। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है कि राग भूपाली किस थाट का राग है? भूपाली जो है वो आपके किस थाट के राग के अंतर्गत आता है? तो भूपाली जो है आपके कल्याण थाट का राग माना जाता है, कल्याण थाट से, ठीक है। आगे देखिए वैदिक कालीन स्वरों में उदात्त का क्या अर्थ है? तो वैदिक कालीन स्वरों में उदात्त का अगर हम बात कर ले, उदात्त जैसा कि मैंने बताया ऊंचा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त मीन्स ऊंचा यानी स्वरों की उच्च अवस्था, स्वरों की उच्च अवस्था। उदात्त यानी ऊंचा, अनुदात्त मतलब नीचा, ठीक है। स्वरित मतलब बीच वाला, मध्यम। चलिए अब आगे देखिए राग, ये थाट कल्याण में उत्पन्न राग है, यानी कि थाट कल्याण का राग बताना है तो कल्याण थाट का राग कौन सा है? भैरव हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ब्रह्म ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो ब्रह्म ताल में मात्राओं की संख्या कर ले बात तो 28 हो जाएंगे, ठीक है, 28 मात्रा हो जाएंगे। 12 की बात कर ले तो एक ताल और 4 ताल में कितने मात्रा? एक ताल और 4 ताल में 12 मात्रा, ठीक है। अगला प्रश्न है 73 नंबर का कि प्राचीन शुद्ध गांधार को आधुनिक स्वर व्यवस्था में क्या कहते हैं? तो प्राचीन का जो मध्य जो क्या माना गया था, जो शुद्ध गांधार था, उसको आधुनिक में क्या कहते हैं? तो वो अभी आपके आधुनिक में कोमल ग कहलाता है। क्या कहलाता है? कोमल ग, ठीक है, कोमल ग। आगे बढ़ते हैं उद्गाता। उद्गाता जो है वो किस गान से संबंध है? देखिए उद्गाता किस गान से संबंध है, यहाँ पे की है तो यहाँ पे सा लगा लीजिएगा, किस गान से संबंधित है? तो उद्गाता की अगर हम बात कर ले तो ये आपके साम गान से संबंधित है, ठीक है। उद्गाता साम गान से संबंधित है। आगे बढ़े प्रश्न में
75 नंबर का प्रश्न आ गया है अब कि राग दरबारी का वादन समय क्या है, यानी वादन या गायन समय जो भी कहिए। तो राग दरबारी का जो वादन जो समय होता है वो आपके कब, मध्य रात्रि में माना जाता है। मध्य रात्रि में राग दरबारी का गायन समय होता है। अगला प्रश्न है राग भीम पलासी का वादी व संवादी स्वर बताएं। तो भीम पलासी में क्या होता है, भीम पलासी में आपका होता है वादी संवादी इसका म और सा, ठीक है, म और सा। इसमें अगर बात कर ले तो म और सा किसका किसका होता है, भैरवी, बागेश्वरी, भैरवी, बागेश्वरी, दुर्गा, ठीक है, भीम पलासी, ये तो आपको बता दिए, मालकौंस, मालकौंस। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके म सा होते हैं इसके वादी संवादी, ये सब रख के म और सा वादी संवादी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है, सारे ग प ध सा का संबंध किस राग से है। सारे ग प ध सा, सारे ग प ध सा का संबंध जो है इसमें आपकी अगर बात कर लें तो इसका जो संबंध हो जाएगा किससे, भूपाली से है। देखिए एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पे भूपाली में यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, म भी नहीं है और नी भी नहीं है। तो म और नी जो होते हैं भैया वो भूपाली में वर्जित होते हैं, इसीलिए आपको पकड़ना चाहिए कि भूपाली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तितकट गदिगन किस ताल से संबंधित है। देखिए अगर बात कर ले तितकट गदिगन जो है ये आपके अगर संबंधित हो जाएंगे तो ये आपके चार ताल, सूल ताल ये इससे संबंधित हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये सब खुले बोल की तालों जैसे पखावज पे बजाए जाते हैं। तो खुले बोल के साथ ये चार ताल की जो पखावज के साथ संबंध जो बनता है ना, तो चार ताल की संगति होती है उसके साथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि पंडित बलराम पाठक किस विधा के वादक हैं। तो किस विधा के वादक थे, तो बलराम पाठक क्या बजाते थे, बलराम पाठक का संबंध किससे हो जाएगा, बलराम पाठक आपके सितार बजाते हैं, बलराम पाठक का संबंध सितार से हो जाएगा। ये मैंने आपको बिहार वाला जब बता रहा था तो उसमें भी मैंने बताया था, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भरत ने कितने ग्राम माने हैं। तो भरत की अगर ग्रामों की बात कर ले तो भरत ने 2 ग्राम माने हैं। कौन कौन से ग्राम माने हैं, भरत ने 2 ग्राम माने हैं, कौन कौन सा, षडज ग्राम और आपका मध्यम ग्राम, ठीक है। ये 2 ग्राम माने हैं, लेकिन गांधार ग्राम की चर्च भरत नहीं करते हैं, ये इसको स्वर्गवासी ग्राम बताते हैं। ये सब जो है गांधार जो है किसके लिए, वो आपके स्वर्गवासी जैसे कि इंद्र देवता लोग, इंद्र लोग प्रयोग करते हैं उसको। तो 2 ही ग्राम का चर्च किए हैं भरत। आगे देखते हैं पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो पंचम सवारी ताल की अगर हम बात कर ले तो मैंने ऊपर भी बताया है, पंचम सवारी ताल में कितने मात्रा, 15 मात्रा होते हैं, ठीक है, 15 मात्रा। आगे बढ़ जाते हैं कि कौन सा राग मल्हार का प्रकार नहीं है। तो मल्हार की अगर प्रकार अगर नहीं है तो वो कौन सा राग हो जाएगा, तो ये आपका कौशिक कान्हड़ा, ये कान्हड़ा में ये आपका प्रकार नहीं है। बाकी मल्हार होता है, मेघ मल्हार, रामदासी मल्हार, चरजू मल्हार, ये सब होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं 83 नंबर प्रश्न है कि किस राग में ग एवं नी महत्वपूर्ण स्वर है। यानी कि महत्वपूर्ण कहने का मतलब ग वादी होगा और नी संवादी होगा। तो किसका होता है ग और नी संवादी, तो ये आपके किसके हो जाएंगे, राग बिहाग के, ठीक है, राग बिहाग, ठीक है। ग और नी वादी संवादी हो जाते हैं राग बिहाग के, ठीक है। इसमें अगर बात कर लें खमाज की तो खमाज का भी वादी संवादी हो जाता है गनी। यमन, यमन की बात करें, यमन, तो इसका भी वादी संवादी गनी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। 84 नंबर का जो प्रश्न है आप लोग देखिए, राग मालकौंस, राग मालकौंस की अगर हम बात कर रहे हैं का वादी व संवादी स्वर क्या है। यहाँ पे आपको कबड्डी लिखने को मिल गया है, लेकिन का यहाँ पे होगा का वादी, कबड्डी नहीं खेलना है हम लोग को, थोड़ा सा ये मिस राइटिंग यानी मिस प्रिंटिंग कह लीजिए। तो राग मालकौंस का क्या पूछा जा रहा है, वादी और संवादी स्वर पूछा जा रहा है। तो वादी और संवादी अगर मालकौंस की अगर हम बात कर लें तो वादी संवादी म और सा होते हैं मालकौंस के, राग मालकौंस के। अगर दोस्तों कभी आपसे अगर पूछ दिया जाए कि राग मालकौंस कौन से थाट के अंतर्गत से आता है तो आपको बताना है आसावरी, आसावरी थाट से राग मालकौंस की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, मिजराव का प्रयोग, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे भी गलती है, ठीक है, मिजराव, मिजराव, मिजराव का प्रयोग किस वाद्य के लिए किया जाता है। तो मिजराव का प्रयोग जो है वो किस वाद्य के लिए किया जाता है, तो मिजराव का प्रयोग जो है हम लोग सितार बजाने के लिए करते हैं ना, मिजराव का प्रयोग सितार बजाने के लिए किया जाता है। वायलिन किससे, गज या बो से बजाया जाता है, तानपुरा को उंगली से बजाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि रजाखानी गत किस ताल में बजाई जाती है। तो रजाखानी गत के साथ जो ताल की जो संगति होती है वो कौन सा ताल, 3 ताल, रजाखानी जो है 3 ताल
ये रजाखानी गत जो है ये द्रुत गत में बजाया जाने वाला ताल है। और रजाखानी गत को क्या बोलते हैं? पूर्वी बाज भी बोलते हैं, या फिर आप लखनऊ बाज भी कह सकते हैं। लखनऊ बाज, ये आपका कौन सा? रजाखानी लखनऊ बाज हो जाता है। और ये मस्जिद खानी जो है आपका वो दिल्ली बाज उसको कहा जाता है, दिल्ली बाज। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, तीन ताल में इसकी संगति होती है, तीन ताल के साथ बजता है। अगला प्रश्न है 87 नंबर का कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो सप्तक में अगर स्वरों की बात कर ले तो सप्तक में 7 स्वर होते हैं। ठीक है, 7 स्वर होते हैं सप्तक में। आगे देखिए, राग ललित किस थाट का राग है? तो राग ललित के बारे में अगर बात हो रही है तो किस थाट का राग है? तो मारवा थाट का राग होगा। मारवा थाट में आता है। मारवा पंचम हो गया आपका, पुरिया हो गया, ललित हो गया, सोहनी हो गया, भटियार हो गया, ये सब क्या है? ये सब मारवा थाट के अंतर्गत राग आते हैं। आगे देखिए, संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? तो संगीत के क्षेत्र में अगर प्रथम भारत रत्न की बात करें तो वो आपके सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। ठीक है, किनको? MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, इन्हें 1998 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था, 1998 ईस्वी में। और इनका जन्म की अगर हम बात करें सुब्बुलक्ष्मी की, तो 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था जी। कहाँ? तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ है। आगे प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो अगला प्रश्न आ रहा है कि सरना प्रक्रिया में भरत ने कितने वीणाओं का प्रयोग किया था? देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि एक चल वीणा और एक अचल वीणा, ठीक है, एक ध्रुवा वीणा और एक अध्रुवा वीणा। तो वही है, चल वीणा को क्या बोलते हैं? जो आपका अचल वीणा था उसे ही ध्रुवा वीणा कहा गया था। अचल वीणा को ध्रुवा वीणा नाम दिया गया था। ठीक है, ध्रुवा वीणा उसी को अचल वीणा को कहते हैं। और ये आपका जो चल वीणा था उसको अध्रुवा। ठीक है, अध्रुवा। तो समझ में आ रही है बात? देखिए, अब हम लोग क्या प्रश्न देखेंगे कि भारत ने कितने वीणाओं का प्रयोग किया था? तो 2 वीणा का। कौन कौन से वीणा? एक चल वीणा और एक अचल वीणा। ठीक है, एक चल वीणा और एक अचल वीणा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाता है कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के ग्रंथ के रचयिता कौन है? कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं भरत। नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है आपके भरत हैं। और ये कितनी शताब्दी की पुस्तक मानी जाती है? तो ये 4वीं शताब्दी की पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, 4वीं शताब्दी इसकी रचनाकाल बताई जाती है। हालांकि इसको तो क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये 4वीं शताब्दी ही सब लोग मानते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि सदारंग अदारंग किसके दरबारी गायक थे? तो सदारंग अदारंग जो है ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी गायक हैं। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सदारंग, जो कि सदारंग का जो उपनाम है, वो ये जो मूल नाम है सदारंग, उसको क्या कहते हैं? नियामत खां। और अदारंग जो है, अदारंग को क्या कहते हैं? अदारंग को फिरोज खां। ठीक है, प्रश्न का कुछ तो फायदा उठाना चाहिए ना, एक्स्ट्रा जो बनते हैं उसको बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? अदारंग हो गया आपका फिरोज खां, ये पिता हो गया नियामत खां, और ये पुत्र हैं। ठीक है, पुत्र मान पिता पुत्र हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि गझम्पा ताल में कितने विभाग होते हैं? अगर ताल गझम्पा की हम बात करें तो गझम्पा ताल में कितने विभाग होते हैं? तो विभाग की हम बात करेंगे तो इसमें 4 विभाग हो जाते हैं गझम्पा ताल में। ठीक है, गझम्पा ताल की अगर मात्राओं की अगर हम बात करें तो गझम्पा ताल में कितने मात्रा? 15 मात्रा होते हैं। गझम्पा ताल में 15 मात्रा हो जाते हैं। और इसकी मात्राएं अगर बात कर ले तो इसमें आपके 1, 5 और 12 पे क्या होता है? ताली होता है, ताली। और 9वीं मात्रा पे खाली होता है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ग म ध घ प ग म रे रेसा स्वर समूह किस राग से है? तो ये आपको स्वर समूह बताना है कि ये किस राग से है। तो ये राग आपका हो जाएगा भैरव। ठीक है, भैरव हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तबला किस वाद्य वर्ग में आता है? तबला जो है वो किस वाद्य वर्ग में आता है? तो तबला जो है उसमें क्या होता है? चमड़े मड़े होते हैं ना, तो ये अवनद के अंतर्गत आएगा, अवनद वाद्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 96 नंबर है कि उत्तर भारतीय संगीत में कितने थाट हैं? तो थाटों की संख्या जैसा कि हम लोग बता दिए हैं कि कितने थाट हैं? 10 थाट हैं। ठीक है, थाट कितने हैं? 10 हैं। तो कौन कौन से? भैरव, भैरवी, असावरी, यमन, बिलावल थाट। ठीक है, और उसके बाद फिर मारवा, काफी, पूर्वी, तोड़ी और खमाज। तो इस तरह से आपके 10 थाट हो गए। चलिए आगे देख लेते हैं। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो ओमकार नाथ ठाकुर की अगर हम बात कर ले तो ये प्रणव भारती के लेखक जो हैं कौन? ओमकार नाथ ठाकुर ही माने जाते हैं प्रणव भारती के लेखक। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 98 नंबर का, सारंगी
किस वर्ग का वाद्य है? तो सारंगी आपको देखिए यहाँ पे तत् दिया हुआ है, यहाँ पे वितत दिया हुआ है। तो सारंगी जो है आपको तत् रहे और वितत रहे तो आपको वितत पे टिक करना है, ठीक है? सारंगी वितत वितत वर्ग का वाद्य है। वैसे आपको 5 वर्गों में बाँटा गया है एक वितत को जोड़कर, लेकिन प्रमुख रूप से वाद्य वर्गीकरण 4 रूप में ही किया गया है, ठीक है? कौन-कौन से? तत् होता है, घन होता है, सुषिर होता है और अवनद होता है आपका। लेकिन अगर बात करें जिसको हम रौंद कर बजाते हैं तो वो वितत के अंतर्गत आते हैं। तो हम ये रौंद कर बजाते हैं ना सारंगी को, तो ये वितत के अंतर्गत हमको टिक करना है। उस समय जब तत् रहेगा तो और वितत भी रहेगा तो हमको वितत पे टिक करना है, तत् को छोड़ देना है। अगर वितत ना रहे तो सारंगी आपका तत् होगा, ठीक है? वैसे यहाँ पे सही जवाब वितत। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राग मधुबंती में ऋषभ और धैवत कोमल कर देने पर किस राग की स्वरावली प्राप्त होती है? तो ऋषभ और धैवत हम अगर कोमल कर देंगे तो कौन सा? तो ये हमारा स्वर बनेगा मुल्तानी, ठीक है? मुल्तानी की स्वर बन जाती है। अब आगे देख लेते हैं जो कि 100वां नंबर प्रश्न है, इस सेट का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए एक चीज़ हम लोग इतना प्रश्नों को हम लोग देख लिए जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये हमारा क्या है लास्ट वाला प्रश्न, नाद की तारता किस पर निर्भर करती है? देखिए तारता जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो वो तारता आपके आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है? किस पे? आवृत्ति पे। तो चलिए दोस्तों एक चीज़ तो आपका हो गया, ये सेट आपका क्लियर हो गया और ऐसे ही लगातार सेट के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और दोस्तों देखिए एक चीज़ और कहते हैं कि उन लोगों के पास भी आप लोग शेयर कर दीजिए जिन लोगों के पास ये सेशन नहीं पहुंचता है, ठीक है? तो चलिए आप लोग को उससे उम्मीद है, जैसा कि आप लोग से फीडबैक हम लेते हैं, तो फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कि यह सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है? तो मिलेंगे आपसे फिर से अगले सेशन में। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना बहुत समय पढ़ाई के ऊपर अभी दीजिए, ठीक है?